हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो कि आपके 21 फेब के एग्ज़ाम जो होने वाला है फिजिक्स का, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 का सेक्शन बी है, ये 2024 का ही पेपर है। और यहाँ पे आपको 17 का ये क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज मीन बाय द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हमें डिफाइन करना है ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द कंडक्टर, शो दैट द रजिस्टर ऑफ कंडक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, है ना, आर इक्वल टू। तो ये बेसिकली ओम्स लॉ को हमें प्रूव करना है रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है बच्चों, ये हम जानेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम की डिफिनेशन आप समझ लेंगे पहले। क्या है रिलैक्सेशन टाइम? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एवरेज कोलिजन टू सक्सेसिव एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसी वायर पे, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्रिफ्टेड वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, और हमें ड्रिफ्ट, और उसके बाद ये हमें प्रूव भी करना है, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको मैंने डिफिनेशन बता दिया, रिलैक्सेशन टाइम है क्या, एवरेज टाइम है बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्टेड होंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, यहाँ पे देखेंगे वी डी इक्वल टू क्या होता है बच्चा। यहाँ पे देखिए ऊपर स्पेस है, तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करना चाहूँगा। ये देखिए ऊपर स्पेस है, ठीक है, 1 मिनट का समय देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जानेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू क्या होता है। एज वी नो दैट वी डी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन का एम। यहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड टाउ क्या है, यहाँ पे टाउ है आपका रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, क्लियर है। तो ये वी डी इक्वल टू आपका होता है ई टाउ बाई एम। जब हम किसी वायर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ड्रिफ्टेड होने लगते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चलने लगते हैं। तो वी डी इक्वल टू ये एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, ठीक है। और एक रिलेशन हमें पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो एज वी नो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसको मैंने वीना से याद कराया था, वी ई एन ए वीना, या एन ई ए वी डी। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम वी डी की वैल्यू डाल दें, जो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम वी डी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे, देन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, एन ई स्क्वायर ए ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन का एम। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एम क्या है, एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और अगर हम ये सपोज कर लें बच्चा कि ये जो हमारा वायर है, इस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्टेड हुए हैं, और अगर इसका लेंथ एल है, वायर का लेंथ क्या है, एल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो ई इक्वल टू वी बाई एल होता है, डी वी बाई डी आर से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, एन ई स्क्वायर ए, और ये टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ई किस प्लेस पे हम लिख लेंगे, वी अपॉन का एल, और यहाँ पे नीचे हमारा एम है ही, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए हम बी अपॉन आई कैलकुलेट करें, आई इक्वल टू ये रिलेशन आया है, तो यहाँ पे देखिए वी अपॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी यहीं रखेंगे, सारी वैल्यू उधर भेज देंगे, आई को नीचे ले आएंगे। ये ऊपर हो गया एम एल अपॉन का एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए टाउ, ठीक है। और v अपॉन आई बाई ओम्स लॉ हमें पता है v अपॉन आई क्या होता है, ये रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का रेशियो, ये नियत होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देन r इक्वल टू हमारा हो जाएगा एम एल अपॉन का एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ये देखिए यहाँ से ये आपका ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए जो एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ ये सब कांस्टेंट है, और आर भी हमारा कांस्टेंट है, तो पूरा ये टर्म हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और देखिए यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, रिलैक्सेशन टाइम बताते हुए हमें आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए प्रूव करना है।
फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ऑप्शन दे रखा है और में ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज एंड ऑब्टेन द कंडीशन व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन इट। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में जब करंट नहीं फ्लो होती तो उसके लिए क्या कंडीशन निकल के आता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है, आपको पता है यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका इधर ये, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ प्लेस कर दिया ये, और यहाँ से फिर एक रजिस्टेंस हमने ये प्लेस कर दिया और बीच में हमने यहाँ पे लगाया है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। तो जब ये ब्रिज क्या होता है, यहाँ पे लिख लें R1, ये आपका भी R1 है, ये है R2 रेजिस्टेंस है, ये आपका R4 रेजिस्टेंस है और ये क्या है R3 रेजिस्टेंस है। और बाकी इस टर्मिनल को हमने एक बैटरी से जोड़ देना है या सेल से जोड़ देना है। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। अगर ये करंट यहाँ से फ्लो होगी तो ये जो टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, यहाँ से टर्मिनल के पॉइंट से यहाँ से करंट 2 भागों में डिवाइड होगी। यहाँ पे मान लीजिए I2 करंट जा रही है और यहाँ पे करंट क्या जा रही है, I1 करंट जा रही है। इसमें करंट क्या हो जाती है, IG करंट यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर, और इसमें क्या है आपका भाई I2 करंट ही है, और यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे आई करंट जा रही थी इसमें, तो ये I1 हो गया और यहाँ पे भी I1, और फिर से करंट I बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम हो गया। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होती है और बाई किरचॉफ लॉ का यूज़ करके हम इसको क्या प्रूव कर लेते हैं, और हमारा रिलेशन क्या निकल के आता है, R2/R1 इक्वल टू R4/R3। यही हमारा क्या होता है, ये बैलेंस कंडीशन होती है। बैलेंस कंडीशन के केस में जो रेशियो होता है R2/R1 इक्वल टू R4/R3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये रेशियो भी हो सकता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R2/R4 का R1/R3, इस आर्म का रेशियो और इस आर्म का रेशियो भी इक्वल होता है। कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर दो, इसको हम किरचॉफ लॉ से वेरीफाई कर लेते हैं, किरचॉफ लॉ से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 24। मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कितना दे रखा है, 24, एंड इन नॉर्मल एडजस्टमेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज़ 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, यानी कि FO प्लस FE की वैल्यू कितनी दे दी है, 150 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ। तो हमें ये पता है कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है M इक्वल टू किस कंडीशन में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो FO अपॉन का FE होता है, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन का फोकस ऑफ द आईपीस यानी आईपीस लेंस। ठीक है, और FO प्लस FE की वैल्यू भी यहाँ पे 150 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेसिकली अगर हमें यहाँ पे तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व करेंगे भाई, M की वैल्यू दे रखी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना है, 24। तो ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखें इसको 24 इक्वल टू FO अपॉन FE। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, FO इक्वल टू हो जाएगा 24 FE, और इस रिलेशन में FO के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं भाई, 24 FE प्लस का FE इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो 24 FE प्लस FE कितना हो जाएगा, इसी को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ला रहे हैं और यहाँ पे सोल्व करना है, कितना हो गया 25 FE इक्वल टू 150, देन FE इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 150 बटे 25 चौका 100, 6 टाइम्स में कट जाएगा, यानी FE की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो FO की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, FO प्लस FE इक्वल टू 150 है और 150 है, यहाँ पे FE आपने निकाल लिया है, तो FO की वैल्यू हो जाएगी 144 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए दोनों आंसर आ गए। FO की वैल्यू कितनी आ गई, FO हो गया 144 सेंटीमीटर यानी 144 सेंटीमीटर, और FE की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस FO की वैल्यू पूछा था 144 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इस बार जो आपका रे डायग्राम के साथ साथ इस तरह के छोटे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको रे डायग्राम से बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रे डायग्राम, और उससे रिलेटेड 2 नंबर के न्यूमेरिकल भी बनेंगे। तो इस बार आपके चांसेस है कि 3 से 4 नंबर का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से हमेशा रे डायग्राम के क्वेश्चन बनते हुए आए हैं, लेकिन इस बार आपको न्यूमेरिकल भी देखने को
मिलेगा जिस पे आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना होगा या फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस या फोकस ऑफ द आई पीस कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन से तो मैंने आपको कराया। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट लेक्चर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।